हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th। उसके टू चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स के साथ। होप आपने अब वीडियो देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उस पर भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, द टर्किश इन्वेडर्स। टर्किश यानी टर्क के लोग आए थे, इन्वेडर्स यानी जिन्होंने आक्रमण करने वाले लोगों को हम इन्वेडर्स बोलते हैं। तो हम इस चैप्टर में टर्किश इन्वेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने इन्वेड किया था यानी कि आक्रमण किया था टर्क्स पर। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, हम हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में बायोलॉजी एंड वेल एजुकेशन हमने कंप्लीट ऑलरेडी कर ली है। होप आप सभी वीडियोज उस सब्जेक्ट के देख रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, और अच्छे से देखिए, हमें ज़रूर बताइए, हमें बहुत अच्छा लगता है आप अपना सपोर्ट करते हैं हमें इतना। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं 1 बाय 1। केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। ठीक है, और जल्दी जैसे ही एक सब्जेक्ट हमारा फिनिश होगा, हम ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक्स हैं चैप्टर का, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें हम अराइवल ऑफ अरब्स पढ़ेंगे कि अरब्स कैसे आए। ठीक है, और उनका कल्चरल कांटेक्ट पढ़ेंगे, सेंट्रल एशिया के साथ उनका कैसा कांटेक्ट था वो सब हम पढ़ने वाले हैं। टर्किश इन्वेजन कैसे हुआ इंडिया में वो सब हम पढ़ेंगे, यानी कि टर्क लोगों ने कैसे आक्रमण किया इंडिया पर। इंपॉर्टेंट टर्किश इन्वेडर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो टर्किश इन्वेडर्स थे बहुत सारे आक्रमणकारी थे जिन्होंने आक्रमण किया था, उनमें से जो इंपॉर्टेंट वाले थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और टर्क्स की सक्सेस कैसे हुई और उनके इन्वेजन्स का यानी कि उनके आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, हम वो भी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे चैप्टर के, अरब्स, टर्क्स, महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद घोरी, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम सबसे पहले टॉपिक चैप्टर का स्टार्ट करते हैं, दैट इज अरब्स। द अरब्स वर द फर्स्ट मुस्लिम कन्क्वेरर्स ऑफ इंडिया। अरब्स कौन थे? इंडिया के सबसे पहले मुस्लिम कन्क्वेरर्स थे, यानी सबसे पहले मुस्लिम लोग थे जो यहाँ पर आए इंडिया में। इन द बिगिनिंग ऑफ CE 712, CE 712 के स्टार्टिंग में सिंध वॉज अटैक्ड बाय द अरब्स फॉर द फर्स्ट टाइम। सिंध वॉज अटैक्ड बाय अरब, सिंध जो एरिया था उस पर अरब लोगों के द्वारा अटैक किया गया पहली बार। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे? ये एक उमैयद के जनरल थे, यानी कि उनका कोई लीडर था उमैयद्स का। कन्क्वेर्ड द रीजन्स ऑफ सिंध एंड पंजाब, उसने क्या किया? उमैयद का जो जनरल था यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और पंजाब के रीजन्स को यानी कि उनके क्षेत्र को क्या कर लिया? कन्क्वेयर कर लिया, अपने अंडर कर लिया। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इन्वेजन, इस इन्वेजन के रिजल्ट के रूप में क्या हुआ? कौन सा इन्वेजन? जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध और पंजाब को अपने अंडर कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, तो उसके ये जो आक्रमण हुआ था उसके रिजल्ट के रूप में ट्रेड एंड कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड विद सेंट्रल एशिया। ट्रेड और कल्चरल कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश हुए किसके साथ? प्रोड्यूस हुए सेंट्रल एशिया के साथ। अरब्स अटेंड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया बाय स्प्रेडिंग इस्लाम। अरब लोग जो थे उन्हें रिलीजियस और पॉलिटिकल यूनिटी मिलने लगी। ठीक है, रिलीजियस उनका एक स्कोप बढ़ने लगा, उनका रिलीजन माना जाने लगा और पॉलिटिकल यूनिटी हो गई उनमें इंडिया में। ठीक है, उनकी रिलीजियस और पॉलिटिकल यूनिटी उनकी इंडिया में फैल गई। कैसे? जब उन्होंने इस्लाम धर्म को फैलाया। अरब्स कुड नॉट एक्सटेंड देयर रूल इन इंडिया एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पुट अप बाय द राजपूत्स। अरब्स जो है उस टाइम पर अपना शासन इंडिया में नहीं फैला पाए, एक्सटेंड नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि राजपूत्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लगाया हुआ था, स्ट्रॉन्ग रोक लगाई हुई थी, बहुत एकदम मजबूत वाली रोक लगाई हुई थी कि इस्लाम नहीं फैलने देना है। ठीक है, यानी कि अरब्स अपना शासन नहीं फैला पाए थे उस टाइम पर। इट वॉज फ्रॉम 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। 8th सेंचुरी के बाद क्या होता है? नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया ग्रेजुअली बिकम वीकर। इंडिया का जो नॉर्थर्न पार्ट था वो ग्रेजुअली धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। क्यों कमज़ोर पड़ने लगा? ड्यू टू कॉन्स्टेंट वार्स अमोंग द रूलर्स, क्योंकि रूलर्स के बीच में कॉन्स्टेंट यानी कि लगातार युद्ध होने लगे थे आपस में ही। नॉर्थर्न इंडिया के जितने भी रूलर्स थे उनके आपस में ही युद्ध होने लगे थे। इसी वजह से जो नॉर्थर्न पार्ट था इंडिया का वो कमज़ोर पड़ गया और 8th सेंचुरी के बाद उनका अरब्स का क्या हो गया? वो फैलने लगा। क्या? उनका एरिया फैलने लगा, उनका रूल फैलने लगा।
फ्रॉम 1000 CE ऑनवर्ड्स, 1000 CE ऑनवर्ड्स यानी 1000 CE के बाद उससे आगे इंडियन रूलर्स वर थ्रेटेंड बाय रिपीटेड इन्वेजन्स फ्रॉम दी नॉर्थ वेस्टर्न साइड। इंडियन रूलर्स को धमकी दी जाने लगी, उन्हें डराया जाने लगा। कैसे? बाय रिपीटेड इन्वेजन्स, बार बार उन पर आक्रमण करके। आक्रमण कौन कर रहा था? नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आक्रमण हो रहा था। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड से इंडियन रूलर्स पर आक्रमण हो रहा था, जिस वजह से बार बार रिपीटेड इन्वेजन्स हो रहे थे, रिपीटेड आक्रमण हो रहे थे, जिस वजह से वो लोग डरने लगे। कौन? इंडियन रूलर्स। तो गाइस ये तो था हमारा अरब्स के बारे में। ठीक है, अरब लोग कैसे आए, उनका क्या वो रहा। अब हम पढ़ेंगे टर्क्स के बारे में थोड़ा सा। द पीरियड फ्रॉम CE 1000 टू 1200, CE 1000 से लेकर 1200 तक बहुत सारे चेंजेस आए सेंट्रल और वेस्ट एशिया में और इंडिया में भी। सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया और इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए इस पीरियड के दौरान। ठीक है, इट वर दीज डेवलपमेंट्स, इन्हीं डेवलपमेंट्स की वजह से जो चेंजेस आए उस टाइम पर, उस पीरियड में जो चेंजेस आए, इन्हीं डेवलपमेंट्स की वजह से टर्क्स का इंकर्जन हुआ, यानी कि टर्क्स लोग जो थे उन्होंने शत्रुतापूर्ण प्रवेश कर लिया नॉर्थर्न इंडिया में जब इस पीरियड का एंड होने वाला था। ठीक है, मीन्स क्या कह रहा है, इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस आए, चेंजेस आने की वजह से डेवलपमेंट होने लगा। डेवलपमेंट को देखते हुए टर्क लोगों ने एकदम अचानक से उन पर, जैसे छापेमारी करते हैं ना, अचानक प्रवेश कर जाना किसी भी क्षेत्र में, वो चीज़ें करने लगे। नॉर्थर्न इंडिया में उनका क्या हो गया? प्रवेश हो गया जब इस पीरियड का एंड होने वाला था। ये हो गया टर्क्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं महमूद ऑफ गजनी कौन थे। द टर्क्स बिकेम अ पावरफुल फोर्स आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ अब्बासिड्स। अब्बासिड्स का डिक्लाइन होने के बाद, यानी कि अब्बासिड्स ख़त्म होने के बाद, जब उनका शासन ख़त्म हो गया तो टर्क्स जो है एक बहुत पावरफुल फोर्स बन चुकी थी, यानी कि बहुत पावरफुल टर्क हो गए थे। टर्क्स जो थे बहुत पावरफुल बन गए थे। कब? जब अब्बासिड्स का डिक्लाइन हुआ। द टर्क्स एस्टेब्लिश्ड द 2 मेजर किंगडम्स ऑफ गजनी एंड घोर। टर्क्स ने 2 मेजर किंगडम्स बना दी। ठीक है, 2 बड़ी बड़ी किंगडम बना दी। कौन सी? गजनी एंड घोर। महमूद वॉज द फर्स्ट टर्किश इन्वेडर हु इन्वेडेड इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न साइड। महमूद पहला टर्किश इन्वेडर था। महमूद जो था आपका पहला टर्किश इन्वेडर था, पहला टर्किश आक्रमण वाला था, जिसने आक्रमण किया, जिसने इंडिया को इन्वेड किया। कहाँ से? नॉर्थ वेस्टर्न साइड से, यानी कि महमूद ऑफ गजनी। महमूद ने क्या किया था? नॉर्थ वेस्टर्न साइड से इंडिया पर अटैक किया था। ठीक है, कौन था वो? पहला टर्किश इन्वेडर था। ही वॉज द रूलर ऑफ गजनी। वो गजनी, जो टर्क्स ने 2 मेजर किंगडम्स बनाई थी, तो वो गजनी का रूलर बना। कौन? फर्स्ट टर्किश इन्वेडर, यानी कि महमूद। ड्यूरिंग दी 33 ईयर्स ऑफ हिज राइन, उसने 33 ईयर्स राइन किया, यानी कि शासन किया। ही कैरीड आउट 17 रेड्स ऑन इंडिया। उसने 17 रेड्स डाली इंडिया पर, यानी कि 17 रेड्स, यानी रेड्स तो आप समझते ही हो, छापेमारी, है ना। तो इंडिया पर उसने 17 रेड्स करी अपने 33 ईयर्स के दौरान, जब वो शासन कर रहा था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन वेल्थ रेदर देन सेटिंग अप एन एम्पायर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उसका मेन मोटिव क्या था? वो इंटरेस्ट किस चीज़ में था? इंटरेस्ट किस चीज़ में था उसका इंटरेस्ट था कि वो अपने लिए धन इकट्ठा करे। ठीक है, उसका ये मोटिव नहीं था कि वो अपना एम्पायर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैलाए। उसका ये मोटिव बिल्कुल नहीं था। वो क्या करना चाहता था? बस कि धन इकट्ठा करे। आगे देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ इस पॉइंट में क्या बोल रहा है बॉक्स में, दो इंडियंस नोन हिम एज एन इन्वेडर, महमूद ऑफ गजनी वॉज ऑल्सो अ पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। अब इंडियंस तो यही जानते हैं ना कि वो एक इन्वेडर था, वो आक्रमण करने वाला था। महमूद ऑफ गजनी जो था, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी जो था वो एक बहुत बड़ा पैटर्न था आर्ट एंड लर्निंग का। पैटर्न मीन्स होता है बॉस, यानी कि वो एक एक्सपर्ट था आर्ट का और लर्निंग का। ही वॉज अ बिल्डर हु बिल्ट मैनी मॉस्क्यूज एंड पब्लिक बिल्डिंग्स इन गजनी। वो एक बिल्डर भी था जिसने बहुत सारे मॉस्क्यूज और पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई गजनी में, यानी कि अपने एरिया में, अपनी किंगडम में बहुत सारी मॉस्क्यूज और पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई। मैनी स्कॉलर्स, बहुत सारे विद्वान थे जैसे अलबर्नी, फिरदौसी एंड कुतुबी, फ्लरिश्ड इन हिज किंगडम एंड वर पैट्रनाइज्ड बाय हिम। और वो उसके किंगडम में आए, बहुत सारे विद्वान उसके राज्य में आए और उन सभी विद्वानों को उसके द्वारा पैटर्नाइज किया गया, यानी कि उसने आर्ट एंड लर्निंग उन्हें सिखाई। फिरदौसी रॉट द फेमस एपिक शाहनामा। फिरदौसी ने एक बहुत बड़ा एपिक लिखा था जिसका नाम था शाहनामा। महमूद यूज द वेल्थ ऑफ इंडिया
इंडिया की वेल्थ का यूज़ करता था महमूद, किस चीज़ के लिए? टू मेक गजनी अ ब्यूटीफुल सिटी। वो गजनी को यानी कि अपने किंगडम को एक बहुत बड़ी अच्छी सिटी बनाना चाहता था। कैसे? वाई मॉस्क्यूज एंड गार्डन्स, बहुत सारे मॉस्क्यूज, गार्डन्स, म्यूजियम्स और कॉलेजेस बनवाकर। अ यूनिवर्सिटी वॉज ऑल्सो फाउंडेड बाय हिम, और उसके द्वारा एक यूनिवर्सिटी भी खोजी गई थी, जो उसने स्टैब्लिश की थी, एक यूनिवर्सिटी बच्चों की स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए। तो महमूद अफ गजनी जो है, यानी कि इस बॉक्स में आपको ये बताना चाह रहा है कि वो सिर्फ आप उसे एक नेगेटिव पॉइंट से मत देखिए कि उसने इंडिया पर आक्रमण किया था। आप ये देखिए उसके पास कितनी नॉलेज थी, उसे आर्ट, लर्निंग और कितना अच्छा बिल्डर था। उसने बहुत सारे अपनी किंगडम को ही क्या करना चाहा, अच्छे से उसे ब्यूटीफुल बनाना चाहा। तो महमूद अफ गजनी का ये टॉपिक है हमारा। आगे देखते हैं क्या बोलता है। देखिए यहाँ पर आपको ये सोमनाथ टेम्पल दिखाया हुआ है, सोमनाथ मंदिर दिखाया हुआ है। आगे बोल रहा है महमूद नीडेड अ लॉट ऑफ मनी टू ऑर्गेनाइज अ वेल इक्विप्ड आर्मी इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज डिजायर ऑफ कन्क्वेरिंग सेंट्रल एशिया। महमूद को बहुत सारा पैसा चाहिए था। क्यों चाहिए था? टू ऑर्गेनाइज अ वेल इक्विप्ड आर्मी, जिससे एक बहुत अच्छी और वेल इक्विप्ड यानी अच्छे खासे इक्विपमेंट्स हों, उसके पास अच्छे खासे हथियार हों, ऐसी वाली आर्मी वो ऑर्गेनाइज करना चाहता था। क्यों? ताकि वो अपनी इच्छा पूरी कर सके। कौन सी इच्छा पूरी कर सके? सेंट्रल एशिया को कन्क्वायर करने की, सेंट्रल एशिया को अपने अंडर करने की इच्छा को वो पूरी कर सके। इसलिए उसे बहुत सारा पैसा चाहिए था। सो ही अटैक्ड इंडिया टू प्लंडर वेल्थ, इसीलिए इंडिया से धन लूटने के लिए उसने इंडिया पर अटैक किया। ओके, तो उसने इंडिया पर अटैक किया ताकि वो धन लूट सके। अब यहाँ पर आपको तो कॉइन्स दिख रहे हैं, तो ये है महमूद अफ गजनी के कॉइन्स। द कॉइन्स आर रिमार्केबल, ये कॉइन्स बहुत यादगार रहे एज, क्योंकि दे आर बाइलिंगुअल बोथ इन पर्शियन एंड संस्कृत। बाइलिंगुअल मीन्स होता है दो लैंग्वेजेस में होना, तो ये कॉइन्स जो थे दो लैंग्वेजेस में बने हुए थे, पर्शियन लैंग्वेज में और संस्कृत लैंग्वेज में बने हुए थे, इसलिए एक बहुत यादगार चीज़ थी ये। आगे बोल रहा है द वीक पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड हिम मोस्ट। उस टाइम पर इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन बहुत वीक थी, इसी वजह से महमूद अफ गजनी जो था वो इस साइड पर अट्रैक्ट हुआ, इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल कंडीशन वीक थी। एज ही डिड नॉट फेस एनी टफ रेजिस्टेंस फ्रॉम इंडियन साइड। अब क्या हुआ, अब उसकी इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन उस टाइम पर बहुत वीक थी, इस वजह से कोई ज़्यादा टफ रेजिस्टेंस यानी टफ स्ट्रॉन्ग रुकावट उसके रास्ते में नहीं फेस करनी पड़ी उसे इंडिया की साइड से। ही कैरीड ऑन 17 अटैक्स ऑन इंडिया, और उसने क्या किया, ज़्यादा रुकावट तो थी नहीं कुछ, ठीक है, इंडिया की तरफ से, तो उसने 17 अटैक्स कर दिए इंडिया पर, एक के बाद एक अटैक कर दिए, CE 1001 से लेकर CE 1025 तक। समझ में आ रहा है? महमूद डिफीटेड जयपाल द हिंदू रूलर ऑफ पंजाब इन 1000 CE। महमूद ने क्या किया, जयपाल को डिफीट किया, हराया। कौन थे जयपाल? पंजाब के हिंदू रूलर थे, 1001 CE में उसने हराया जयपाल को। एंड फोर्स हिम टू पे ट्रिब्यूट, और उसे फोर्स किया कि वो ट्रिब्यूट पे करे। किसे ट्रिब्यूट पे करे? महमूद को सम्मान दे। महमूद डिफीटेड अ कन्फेडरेसी लेड बाय आनंद पाल इन द ईयर 1008 to 1009 CE। एक अटैक तो ये हो गया, फिर एक मेजर अटैक करा था उसने महमूद ने, कन्फेडरेसी यानी कि संघ, एक यूनियन को हराया था। वो यूनियन का लीडर कौन थे? आनंद पाल थे। ईयर 1008 to 1009 CE में उसने उस संघ को भी, उस यूनियन को भी हराया था। हिज कैवलरी प्लेड अ ग्रेट रोल इन द विक्ट्री। कैवलरी होती है घुड़सवार सेना जो होती है, जो घुड़सवारी करती है सेना, ठीक है, घोड़े पर सवार होकर जो युद्ध करती है, उस सेना ने, उसकी उस कैवलरी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया उसकी जीत हासिल करवाने में उसे। ही ऑल्सो इन्वेडेड एंड प्लंडर्ड द सिटीज एंड टेम्पल्स टाउन्स सच एज मुल्तान, अलवर, मथुरा, नगरकोट, थानेश्वर एंड सोमनाथ। उसने और भी बहुत सारे सिटीज़, टेम्पल, टाउन्स को भी इन्वेड किया, हराया और उनका धन उनसे लूट लिया। जैसे मुल्तान, अलवर, मथुरा, नगरकोट, थानेश्वर और सोमनाथ जैसे एरियाओं को उसने हराया, अपने अंडर किया और लूट लिया। द प्लंडर ऑफ द सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल अभी हमने ऊपर देखा ना पिक्चर में, तो सोमनाथ टेम्पल का जो प्लंडर हुआ, जो लूट हुई CE 1025 में हुई, इट ब्रॉट हिम इमेंस वेल्थ। इसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा धन मिला सोमनाथ टेम्पल की लूट होने से। समझ में आया? महमूद नेवर सफर्ड अ डिफीट, महमूद को कभी भी हार नहीं हुई। ही एनेक्स्ड पंजाब, उसने पंजाब पर भी कब्जा कर लिया। एंड दस ओपन द रोड फॉर फ्यूचर इन्वेजन्स ऑफ इंडिया, उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया और इसी वजह से
इंडिया पर आगे जो फ्यूचर में वो आक्रमण करने वाला था, उस वजह से उसका रास्ता साफ हो गया क्योंकि उसने पंजाब को अपने अंडर कर लिया था। ओके। अल्बरूनी कौन था? अ स्कॉलर, एक विद्वान था। स्पेंट अबाउट 10 ईयर्स इन इंडिया, उसने लगभग 10 साल इंडिया में बिताए। एंड रोट अ बुक, और उसने एक बुक लिखी जिसका नाम था किताब अल हिंद। दिस बुक हैज़ डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडिया एंड इट्स वेरियस फैसेट्स। इस बुक में बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस हैं इंडिया के बारे में, बहुत सारी बातें कही गई हैं और उसके बहुत सारे फेसेट्स भी हैं, यानी कि बहुत सारी सिचुएशंस भी हैं, बहुत सारी कंडीशंस भी इंडिया के बारे में बताई हुई हैं उन्होंने। किसने? अल्बरूनी ने। दिस बुक इज़ अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस। ये बुक जो है हिस्टोरियंस के लिए, हिस्टोरियंस होते हैं जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते रहते हैं, तो उसके लिए, उन हिस्टोरियंस के लिए ये बुक एक बहुत ही बड़ा और मूल्यवान सोर्स है, वैल्यूएबल सोर्स है उन इंफॉर्मेशन के लिए। गजनी प्रॉस्पर्ड एज महमूद ड्रेन द इंडियन कंट्री साइड ऑफ इट्स वेल्थ। गजनी जो उसकी किंगडम थी महमूद की, वो प्रॉस्पर हुई, यानी कि बहुत समृद्ध हो गई, क्योंकि महमूद ने इंडियन कंट्री साइड को अपनी उसकी वेल्थ से ड्रेन कर दिया था, यानी कि इंडियन की जो वेल्थ थी वो उसके पास आ गई थी। इसी वजह से गजनी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हुई। टू महमूद ऑफ गजनी, इंडिया वॉज सिंपली अ वास्ट ट्रीजर स्टेट विच कुड बी प्लंडर टू मेक गजनी पावरफुल एंड रिच। महमूद ऑफ गजनी के लिए इंडिया एक बहुत ही बड़ा ट्रीजर स्टेट है, यानी कि ऐसा स्टेट है जहाँ पर बहुत सारा धन है, विच कुड बी प्लंडर्ड, जिसे आसानी से प्लंडर किया जा सकता है, यानी कि लूटा जा सकता है, जिससे गजनी को पावरफुल और रिच बनाया जा सके। उसने अटैक इसीलिए किया था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि अपना एम्पायर सेट करना चाहता था वो इंडिया में, नहीं, वो चाहता था कि बस अपने किंगडम के लिए धन आ जाए उसके पास बहुत सारा, जिससे अपने किंगडम को वो क्या बना सके? सुंदर बना सके। विद द वेल्थ प्लंडर्ड फ्रॉम इंडिया, जो उसने धन इंडिया से लूटा था, महमूद अडॉर्न्ड हिज कैपिटल सिटी विद मैग्निफिशिएंट बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज एंड मॉस्क्यूज। महमूद ने क्या किया? उस धन से अडॉर्न किया, यानी कि ब्यूटिफाई कर दिया अपनी कैपिटल सिटी को, बहुत सारी मैग्निफिशिएंट यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, जैसे म्यूजियम्स, लाइब्रेरीज और मॉस्क्यूज बनाए अपनी कंट्री में, यानी कि अपनी गजनी में। हिज कोर्ट ग्लिटर्ड विद ज्वेल्स, उसके जो कोर्ट था, उसका जो दरबार था, ज्वेल्स यानी कि ज्वेलरीज के साथ ग्लिटर यानी कि चमकता रहता था। द फेमस पर्शियन पोएट फिरदौसी, उसका एक फेमस पर्शियन पोएट था, उसने उसके ऊपर एपिक लिखा था शाहनामा, विच वॉज अ बायोग्राफी ऑफ महमूद ऑफ गजनी, जो एक बायोग्राफी था किसका? महमूद ऑफ गजनी की बायोग्राफी थी, यानी कि उसके बारे में फिरदौसी ने लिखा था शाहनामा में। महमूद डाइड इन CE 1030, महमूद का जो अंत हुआ वो 1030 CE में हुआ। दिस एंडेड हिज रेड्स एंड प्लंडर ऑफ इंडिया, उसका एंड होने से, उसकी डेथ होने की वजह से इंडिया में जो रेड्स डाली उसने बहुत सारी, और जो प्लंडर किया था, जो इंडिया की लूट करी थी, वो ख़त्म हो गई। हिज कन्क्वेस्ट हाउएवर डिड नॉट प्रोड्यूस एनी परमानेंट रिजल्ट्स, उसने जितने भी युद्ध करे, उसने जितना भी कुछ अटैक वगैरह करा, रेड्स डाली, लूट मचाई, तो उस वजह से इंडिया पर कुछ ज़्यादा परमानेंट इफेक्ट नहीं पड़ा। एज ही फेल्ड टू स्टैब्लिश एन एम्पायर इन इंडिया, क्योंकि उसका एम्पायर सेट नहीं हुआ था इंडिया में, है ना। उसने सिर्फ लूट ही तो की थी, क्योंकि वो अपनी किंगडम को क्या करना चाहता था? एक स्ट्रॉन्ग और रिच बनाना चाहता था, ब्यूटीफुल बनाना चाहता था अपनी किंगडम को, वो इंडिया में अपना इस्टेब्लिश नहीं करना चाहता था अपना एम्पायर, तो इसी वजह से उसकी कंट्री पर कोई परमानेंट रिजल्ट नहीं पड़ा। अब हमारा ये तो हमने पढ़ लिया महमूद ऑफ गजनी के बारे में, अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद घोरी के बारे में। दो किंगडम सेटअप हुई थी, गजनी और दूसरा हो गया घोरी, तो हम मोहम्मद घोरी के बारे में अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। मोहम्मद घोरी के बारे में पढ़ना है। द सक्सेसर्स ऑफ महमूद वर इंगेज्ड इन एंडलेस, जो महमूद के सक्सेसर्स थे वो इंगेज थे, वो इन्वॉल्व थे किसमें? एंडलेस वॉर्स इन सेंट्रल एशिया आफ्टर हिज डेथ। उसके मर जाने के बाद, महमूद के मर जाने के बाद क्या हुआ? उसके जो सक्सेसर्स आए, उसके बाद जो भी राजा बना, वो सेंट्रल एशिया के साथ लगातार वार्स करता रहा, ठीक है। तो क्या हुआ? मोहम्मद घोरी, रूलर ऑफ अ स्मॉल किंगडम, कन्क्वायर्ड गजनी इन CE 1173। मोहम्मद घोरी कौन थे? एक छोटे से राज्य का रूलर था, उसने गजनी को कन्क्वायर कर लिया CE 1173 में। आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ महमूद्स इन्वेजन, मोहम्मद ऑफ घोर, ऑल्सो कॉल्ड घोरी, अटैक्ड इंडिया, यानी कि महमूद के इन्वेजन्स जितने भी उसने किए थे महमूद ने, उसके 150 साल बाद मोहम्मद ऑफ घोर, उन्होंने इंडिया पर अटैक कर दिया,
ठीक है। घोर यानी कि घोरी के जो मोहम्मद थे उन्होंने इंडिया पर अटैक किया। एट द टाइम ऑफ हिज इन्वेजन, उनके इन्वेजन के टाइम पर 5 राजपूत किंगडम्स वर इन पावर। उस टाइम पर 5 राजपूत किंगडम्स थे जो शासन में थे, जिनके पास ताकत थी। दे वर दी राठौर्स ऑफ कन्नौज। कौन कौन थे? कन्नौज के राठौर्स, सोलंकीज ऑफ गुजरात, चंडेलाज ऑफ बुंदेलखंड, परमार्स ऑफ मलवा एंड चौहान्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। ठीक है, तो ये 5 राजपूत किंगडम्स थे। मोहम्मद फर्स्ट कैप्चर्ड मुल्तान इन 1175। मोहम्मद ने सबसे पहले क्या किया? मोहम्मद घोरी के बारे में पढ़ रहे हैं, दोनों नाम कंफ्यूजिंग लगते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो मोहम्मद ने सबसे पहले मुल्तान को CE 1175 में अपने अंडर किया, कैप्चर किया। उसके बाद फिर उसने गुजरात पर कैप्चर करा, गुजरात पर कब्जा करा। ही डिफीटेड सोलंकीज देयर, वहाँ पर उसने सोलंकीज को क्या कर दिया? डिफीट किया। ही ऑल्सो कैप्चर्ड पंजाब, पेशावर एंड सियालकोट। उन्हें भी क्या कर लिया? अपने अंडर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बैटल्स ऑफ तराइन। क्या? बैटल्स ऑफ तराइन। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल ऑफ मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड का सबसे एक जो जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध थे, उनमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट युद्ध है कौन सा? बैटल ऑफ तराइन, विच वॉज फॉट बिटवीन 2 एम्बिशियस रूलर्स। जो लड़ा गया था 2 बड़े बड़े बहुत एम्बिशियस रूलर्स के बीच में। कौन कौन से थे वो? मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद घोरी के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ही वॉज द रूलर ऑफ अजमेर एंड दिल्ली। अजमेर एंड दिल्ली के रूलर थे। वॉज अ राजपूत किंग, वो एक राजपूत किंग थे। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जब हुआ, कब हुआ था? CE 1191 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। घोरी वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज, घोरी को पृथ्वीराज ने हरा दिया। ठीक है, घोरी को किसने हरा दिया? पृथ्वीराज ने हरा दिया। इन CE 1192, अब 1192 में क्या होता है? ही अटैक्ड अगेन, वो फिर से अटैक करते हैं। दिस टाइम ही वोन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, इस बार वो जीत जाते हैं। कौन? पहले युद्ध में तो घोरी वॉज डिफीटेड, घोरी हार जाता है। तो दूसरे युद्ध में जो 1192 में होता है, घोरी जीत जाता है। घोरी ऑल्सो डिफीटेड राजा जयचंद ऑफ कन्नौज 1194। ठीक है, घोरी और किसे हरा देता है? कन्नौज के राजा जयचंद को हरा देता है 1194 में। एज हिज आर्मी वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड, क्योंकि उनकी आर्मी जो थी वो फुल्ली प्रिपेयर्ड थी। द रूलर ऑफ कन्नौज राजा जयचंद रिफ्यूज टू बी यूनाइटेड विद पृथ्वीराज चौहान इवन आफ्टर हिज अपील टू फाइट टुगेदर। जो रूलर थे कन्नौज के, यानी कि राजा जयचंद जो थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। क्यों? किस चीज़ से मना कर दिया? पृथ्वीराज चौहान से यूनाइट करने के लिए। उन्होंने उन्हें ऑफर भेजा था कि हम दोनों अगर मिलकर युद्ध करें तो हम उसे हरा सकते हैं। किसे? मोहम्मद घोरी को हरा सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि हम एक नहीं होंगे। आफ्टर डिफीटिंग जयचंद को हराने के बाद मोहम्मद घोरी कैप्चर्ड द गंगा यमुना दोब एंड दस बिकेम द फाउंडर ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया। जयचंद को हराने के बाद मोहम्मद घोरी ने गंगा यमुना दोब को भी कैप्चर कर लिया अपने अंडर, और इसीलिए वो इंडिया में टर्किश रूल का फाउंडर बन जाता है। तो इंडिया में टर्किश रूल का फाउंडर कौन है? मोहम्मद घोरी। अब आता है कॉजेज ऑफ द टर्किश सक्सेस। टर्किश लोग जो जीत गए, उनका जो रूल इंडिया में एम्पायर में सेट हो गया, इंडिया के एम्पायर में, तो उसके कॉजेज क्या थे? वो किस वजह से जीते? दी राजपूत्स वर ब्रेव सोल्जर्स एंड स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन। राजपूत जो थे बहुत बहादुर सैनिक थे और स्किल्ड यानी कि बहुत, जिनके पास बहुत सारी स्किल्स थी, ऐसे स्वॉर्ड्समैन भी थे उनके पास। स्वॉर्ड्समैन यानी कि तलवार वाले आदमी, जिनके पास जो तलवारबाजी करते हैं। बट दे सफर्ड डिफीट, लेकिन उन्हें हार मिलती है। द रीजन्स फॉर देयर डिफीट, उनके रीजंस क्या थे कि वो क्यों हारे, या फिर हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि मुस्लिम सक्सेस क्यों हुई, वो उसके रीजंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। द राजपूत्स लैक्ड पॉलिटिकल यूनिटी, राजपूत्स में पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। आपने देखा ना, पृथ्वीराज चौहान और ने जब उन्हें ऑफर भेजा कि हम दोनों अगर हाथ मिला ले, राजा जयचंद को जब ऑफर भेजा तो उन्होंने मना कर दिया। अगर वो यूनाइट कर लेते, यूनिटी कर लेते, एक हो जाते, तो वो हरा सकते थे और ये उनकी एम्पायर सेट नहीं हो पाता है ना। बट दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, वो राजपूत में यूनिटी नहीं हुई तो वो क्या करने लगे? आपस में एक दूसरे के ही खिलाफ लड़ने लगे। पृथ्वीराज चौहान एंड जयचंद कुड नॉट यूनाइट अगेंस्ट मोहम्मद घोरी। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद ने जो थे वो मोहम्मद घोरी के अगेंस्ट यूनाइट नहीं कर पाए। देखिए आपको यहाँ पर मोहम्मद घोरी की क्या दिखाई हुई है, पिक्चर दिखाई हुई है। नेक्स्ट रीजन है आपका राजपूत चीफ्स वर जेलस ऑफ ईच अदर। राजपूत जो रूलर्स थे वो आपस में ही एक दूसरे की सक्सेस से जलते थे, जो उन्हें जलन होती थी।
द राजपूत्स हैड नो स्टैंडिंग आर्मी ऑफ देयर ओन, राजपूत की खुद की कोई आर्मी नहीं थी, एंड हैड टू डिपेंड ऑन द फ्यूडल लॉर्ड्स फॉर कॉन्टिजेंट्स, और इसी वजह से उन्हें फ्यूडल लॉर्ड्स पर यानी कि दूसरे लॉर्ड्स पर, दूसरे ऐसे लोगों पर डिपेंड रहना पड़ता था जिनके पास अच्छी सेना थी, अच्छी आर्मी थी कॉन्टिजेंट्स के लिए यानी कि युद्ध करने के लिए। राजपूत्स वर नो मैच फॉर द क्विक एंड स्विफ्ट आर्मी एंड कैवलरी ऑफ द सेंट्रल एशियन वॉरियर्स, राजपूत जो थे उनका कोई मैच नहीं था क्विक और स्विफ्ट आर्मी के लिए, यानी कि वो उनके पास अच्छी आर्मी नहीं थी और कैवलरी भी अच्छी नहीं थी सेंट्रल एशियन वॉरियर्स के जैसे। तो इसी वजह से टर्किश लोग जो थे वो सक्सेस हुए। इनका मेन रीजंस क्या क्या थे कि राजपूत्स की यूनिटी नहीं थी, वो यूनाइट नहीं कर पाए, आपस में ही जलन होने लगी उन्हें, ठीक है, उनकी कोई अच्छी आर्मी नहीं थी। तो ये उनके कुछ मेन रीजंस थे जिस वजह से वो लोग हार गए। कौन हार गए? राजपूत्स हार गए और मुस्लिम्स जीत गए। अब आता है इम्पैक्ट ऑफ दीज इन्वेजन्स। इन इन्वेजन्स, ये जो जितने भी युद्ध हुए उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। इवन बिफोर दीज इन्वेजन्स टुक प्लेस, इन इन्वेजन्स के होने से पहले इंडिया के पास क्या था? इंडिया हैड कॉन्टैक्ट्स विद अरब्स, उससे पहले इंडिया के अरब्स के साथ कॉन्टैक्ट्स तो थे। दे केम इन एज ट्रैवलर्स, वो यहाँ पर ट्रैवलर्स के रूप में आए। बुक्स ऑन इंडियन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी कुड बी फाउंड इन बगदाद, बगदाद में इंडियन मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी पर भी बुक्स वहाँ पर पाई जाती हैं। दीज इन्वेजन्स ब्रॉट अबाउट एक्सचेंज ऑफ कल्चर एंड अ कंपोजिट कल्चर इमर्ज, इन इन्वेजन्स होने की वजह से, ये जो इतने भी युद्ध हुए इस वजह से कल्चर का एक्सचेंज होने लगा, यानी कि वो लोग आपस में एक दूसरे के कल्चर को क्या करने लगे? एक्सेप्ट करने लगे, और कंपोजिट कल्चर इमर्ज हुआ। कंपोजिट कल्चर यानी गाइस होता है आपका मिक्स्ड कल्चर, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से नया कल्चर बनता है, ठीक है। तो यही हो गया ना, दो कल्चर्स मिलकर एक नया कल्चर बनाए तो कंपोजिट कल्चर बोलते हैं। ये इफेक्ट पड़ा। दिस वॉज क्लियरली विजिबल इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, फूड, ड्रेस, म्यूजिक, लैंग्वेज एट्सेट्रा। और ये जो कंपोजिट कल्चर था ये हम क्लियरली देख सकते थे। आर्ट की तरह तरह की फॉर्म्स आई, आर्किटेक्चर डिफरेंट डिफरेंट होने लगे, फूड खाना पीना डिफरेंट डिफरेंट होने लगा, ड्रेस, म्यूजिक, लैंग्वेज सब अलग अलग तरह के होने लगे। दीज इन्वेजन्स ओपन द डोर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टू माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम फॉरेन लैंड्स, और इन आक्रमण के होने की वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के दरवाजे खुल जाते हैं। किसके लिए? माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम फॉरेन लैंड्स, यानी कि विदेश से जो लोग आते हैं यहाँ पर इंडिया में, तो उस ये इन्वेजन्स होने की वजह से उनके भी द्वार यहाँ पर इंडिया की तरफ खुल जाते हैं, वो लोग यहाँ पर आकर रहने लगे, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर गाइस फिनिश हो गया है। यहाँ पर देखिए नीचे आपको ब्रेव राजपूत पृथ्वीराज चौहान के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा और बताया हुआ है, हम वो पढ़ते हैं। इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। पृथ्वीराज चौहान द ग्रेट राजपूत किंग एंड द प्राइड ऑफ इंडिया इज सेड टू हैव बीन टेक टू घोर एज अ प्रिजनर आफ्टर मोहम्मद घोरी डिफीटेड हिम। पृथ्वीराज चौहान ग्रेट राजपूत किंग थे, बहुत महान राजपूत के राजा थे और इंडिया के गर्व थे, ठीक है। ये कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को इज सेड टू हैव बीन टेकन टू घोर, घोर के सामने ले जाया गया, एक प्रिजनर के रूप में, एक कैदी के रूप में ले जाया गया आफ्टर मोहम्मद घोरी डिफीटेड हिम, जब मोहम्मद घोरी ने उन्हें हरा दिया था, उसके बाद उन्हें कैदी की तरह उनके सामने ले जाया जाता है। अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर लीजेंड, एक पॉपुलर लीजेंड के अकॉर्डिंग, इवन आफ्टर ही वॉज ब्लाइंडेड, उन्हें ब्लाइंडेड कर दिया गया, यानी कि उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। ही किल्ड हिम इन एन आर्करी कॉम्पिटिशन, उन्होंने यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें एक आर्करी कॉम्पिटिशन में हरा दिया, तीरंदाजी के कॉम्पिटिशन में किसे हरा दिया? सॉरी, हराया नहीं, मार दिया। किसे? मोहम्मद घोरी को। इट वॉज सो दैट हिज फ्रेंड एंड पोएट चंद्र बरदाई टोल्ड घोरी दैट पृथ्वीराज कुड हिट अ टारगेट बेस्ड ओनली ऑन साउंड। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसका जो फ्रेंड था और पोएट था चांद बरदाई, वो उन्होंने घोरी को ये बताया कि पृथ्वीराज जो है किसी भी टारगेट को हिट कर सकते हैं सिर्फ साउंड के बेसिस पर। सो घोरी फाउंड इट अनबिलीवेबल, तो घोरी को ये बात अनबिलीवेबल लगी, उसे बिलीव नहीं हुआ कि कैसे वो सिर्फ साउंड के बेसिस पर वो एक टारगेट को हिट कर सकता है। ही वॉन्टेड टू टेस्ट हिज स्किल्स, वो उसकी स्किल्स को क्या करना चाहते थे? टेस्ट करना चाहते थे पृथ्वीराज चौहान की स्किल्स को। चांद बरदाई प्रॉम्प्टली रोट अ कपलेट टू गिव चौहान एन आइडिया ऑफ घोरीज लोकेशन। अब चंद बरदाई जो थे पोएट थे, हर कोई पोएट की बात को तो नहीं समझ पाता ना, तो उन्होंने एक दो लाइन्स लिखी, ठीक है, 2 लाइन्स लिखी, कपलेट यानी 2 लाइन्स लिखी, जिससे चौहान को घोरी की लोकेशन का आइडिया मिल सके। अब वो 2 लाइन्स क्या थी? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान।
तो ये 2 लाइन्स उन पोएट ने लिखी थी। इसका मीनिंग क्या है नीचे आपको यहाँ पर दिया हुआ है। द सुल्तान इज सीटेड 4 मीजर्स एंड 24 यार्ड्स फ्रॉम यू। उन्होंने चौहान को क्या दी, लोकेशन बताई कि सुल्तान जो है आपसे, फ्रॉम यू बोल रहा है ना, तो आपसे 4 मीज़र की दूरी पर, यानी कि 4 बांस की दूरी पर 24 गज दूरी पर बैठा है। डू नॉट मिस द टारगेट चौहान, अपना टारगेट मत चूको चौहान। तो इन्होंने 2 लाइन में उसकी लोकेशन बता दी थी। सिंस द कपलेट कुड नॉट बी अंडरस्टूड बाय एनीवन एल्स। अब ये जो उन्होंने 2 लाइन्स बोली थी कोई और नहीं समझ पाया। सो पृथ्वीराज शॉट द एरो एज सून एज घोरी ऑर्डर्ड हिम टू डू सो एंड स्लिट हिज थ्रोट। और इसी वजह से पृथ्वीराज समझ गए, तो पृथ्वीराज ने एरो छोड़ दिया, ठीक है, तीर मारा। घोरी ने जैसे ही ऑर्डर दिया कि तीर मारो, तो उसने तीर मारा और उसके थ्रोट को अलग कर दिया, उसके गले को काट दिया। तो ये गाइस, ये देखा आपने कितने ब्रेव राजपूत थे पृथ्वीराज चौहान, कितनी सारी स्किल्स थी कि वो सिर्फ साउंड के बेसिस पर ही उसने मार दिया। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बता दिया है, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए सारी वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।